फिर से यहीं पर आ गए, ठीक। ज़्यादा वेवलेंथ है कौन से कलर में? रेड। कम वेवलेंथ है किसमें? ब्लू। तो अगर हम विबग्योर से चलते हैं यानी वॉयलेट से अगर रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। दो वेव्स के बीच की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है और इनका डेविएशन क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। ध्यान से देखो, ये कौन सा कलर है? रेड। इसका वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा या कम? ज़्यादा। लेकिन डेविएशन कितना है? कम। अगर मैं बात करूं वॉयलेट की तो इसका वेवलेंथ क्या है? कम। वेवलेंथ ज़्यादा है? कम। तो डेविएशन क्या है इसका? ज़्यादा। तो जैसे जैसे अलग अलग कलर का डेविएशन होता जाता है तो वो अलग अलग कलर अलग होते जाते हैं, ठीक है ना। एक बार और सिंपल टर्म्स में बताऊं, वाइट लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, आखिरी में जब इमर्जेंट रे बनने वाली होती है तो रेड कलर थोड़ा सा डेविएट होता है, येलो कलर और डेविएट होता है, ब्लू कलर और डेविएट होता है और इंडिगो कलर या वॉयलेट कलर और डेविएट होता है। समझ में आ गया? इससे सारी जो कलर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। इससे क्या बन जाता है? रेनबो नहीं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। प्रिज्म से रेनबो नहीं बनता, स्पेक्ट्रम बनता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप के सामने क्या है? सन। सूरज से रोशनी आ रही है वाइट कलर की। तीन फिनोमेना होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था। तीन फिनोमेना होते हैं। सबसे पहले जैसे ही रेन ड्रॉप आएगी, वाइट कलर की लाइट आएगी और रेन ड्रॉप से टकराएगी तो रेन ड्रॉप एक किसके जैसा काम कर रही है? प्रिज्म के जैसा। तो जैसे ही वो प्रिज्म के जैसे काम करेगी तो लाइट को क्या कर देगी? डिस्पर्स कर देगी, 7 कलर में बांट देगी और कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? डिस्पर्शन हो जाएगा। पहली चीज़ डिस्पर्शन हो रही है। फिर जब वो लाइट अंदर जाएगी ना तो इसके शेप की वजह से, इस बूंद के शेप की वजह से उसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा और चूंकि अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरी प्रोसेस ये हो जाएगी। और तीसरी प्रोसेस जब ये वापस इसी साइड आएगा तो अपने अपने इमर्जेंस के हिसाब से, अपने अपने डेविएशन के हिसाब से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि ये बूंद से बाहर निकल जाएगी और तीसरी प्रोसेस हो जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। अपने पाथ से अलग अलग हो जाएंगे जिससे ये लास्ट में क्या बन जाएगा? एक रेनबो बन जाता है। फिर से एक बार, 3 प्रोसेस होती हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। सबसे पहले क्या होता है? डिस्पर्शन, जिसमें व्हाइट लाइट कितने कलर में बट जाती है? 7 कलर। बूंद के अंदर ही हो जाता है ये। फिर उसके बाद वो टकराकर वापस अपने उसी पाथ में जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तीसरी प्रोसेस जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्ट होके चारों ओर फैल जाती है, फिर हम क्या? रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाती है बूंद के, इसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? ये 3 प्रोसेसेस की वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ मैं लिख दूँ हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं? ये रेनबो फॉर्मेशन। नाउ अब हम चलते हैं इस तरफ, ठीक है। ये हमारे 2 पार्ट थे। पहला था कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट विया प्रिज्म या थ्रू अ प्रिज्म, और दूसरा रेनबो फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक्स की तरफ जिसमें 3-4 फिनोमेना है। पहला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाना, अलग अलग कह सकते हैं पाथ में डेविएट हो जाना। ये चीज़ कैसे होती है ध्यान से समझो। रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था, पिछले चैप्टर में। मान लो अगर ये ग्लास का डिब्बा होता, ठीक है। अगर ये ग्लास का डिब्बा है, मैंने इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं इसमें चौक डालता ना तो मुझे चौक अलग जगह दिखती, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डालता तो मेरे को हो सकता है वो यहाँ कहीं दिखती, अलग पाथ में दिखती। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्ट हो जाना, यानी अपने पाथ से लाइट का चेंज हो जाना। एटमॉस्फेयर में भी ये प्रोसेस होती है जिससे 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन में पढ़ा था, ठीक है, सुनी थी पोयम। आज उसका रीज़न देखो कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है। अब ट्विंकल करने का मतलब है, तुमने देखा होगा कि वो बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसी लाइट होती है, यानी कि अपन को लगता है कि वो चमक रहा है, फिर बुझ रहा है, फिर चमक रहा है, फिर बुझ रहा है। ऐसा क्यों होता है ध्यान से समझो। ये क्या है तुम्हारे अर्थ का? एटमॉस्फेयर।
अब जो स्टार की लाइट है ना, मान लो ये तुम्हारा स्टार है, स्टार की लाइट बहुत दूर से आ रही है। जब वो बहुत दूर से आ रही है और तुम्हारे एटमॉस्फेयर में टकरा रही है, तो स्पेस में तो एयर नहीं थी, पता है नहीं है, स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर। दोनों की डेंसिटी कैसी है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट डेंसिटी है। डेंसिटी डिफरेंट है तो रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया? जैसे कि एयर और ग्लास में रिफ्रैक्शन होता है, एयर और वाटर में रिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही वैक्यूम और एयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। तो ध्यान से देखो, एक्चुअल स्टार तुम्हारा यहाँ है, इससे लाइट आई और रिफ्रैक्ट होके अपना पाथ चेंज करके वो इधर आ गई। कहाँ पर आ गई? जहाँ पर तुम खड़े हुए हो, ऑब्जर्वर। लेकिन जब तुम इसको देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि स्टार यहाँ नहीं है, स्टार यहाँ पर है, क्योंकि वो तो तुम सीधा देखोगे ना, क्योंकि तुम्हें लगता है लाइट हमेशा सीधी आती है। तो स्टार यहाँ पर है लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पर है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि स्टार तुम्हें यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि लाइट जो है, एक तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ का नहीं, इतनी दूर से आ रही है तो अलग अलग एटमॉस्फेयर से होके आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर एक और एटमॉस्फेयर बनाऊं, यहाँ पर एक और एटमॉस्फेयर बनाऊं, तो लाइट बहुत अलग अलग एटमॉस्फेयर से होके आ रही है। कभी ऐसी आएगी, कभी ऐसी हो जाएगी और फिर ऐसी हो जाएगी। तो तुम्हें दिख रहा है कितनी बार पाथ चेंज कर रही है वो अपना। इस वजह से तुम्हें वो लाइट सीधी आती हुई नहीं दिखेगी। क्लियर हुआ? इसलिए स्टार कैसा दिखेगा तुम्हें? ट्विंकल करता हुआ, क्योंकि बहुत दूर है भाई। इतनी दूर से रोशनी को आने में बहुत सारे एटमॉस्फेयर्स को क्रॉस करना होता है, जिस वजह से वो हमें अलग अलग जगह दिखता है। और जब वो यहाँ दिखता है, फिर यहाँ दिखता है, फिर यहाँ दिखता है, फिर यहाँ दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या हो रहा है? वो ट्विंकल हो रहा है। मून क्यों नहीं ट्विंकल होता? मून एक तो पास में है, ऊपर से उसका साइज कैसा है? स्टार के कंपैरिजन में नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें दिखता कैसा है उसका साइज? छोटा, स्टार का बड़ा दिखता है। स्टार के कंपैरिजन में कैसा दिखता है? बड़ा। मून का साइज हमें स्टार के कंपैरिजन में बड़ा दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टार बहुत दूर है। अब भले ही वो बहुत बड़ा हो लेकिन दूर तो है, तो स्टार तुम्हें कैसा दिखता है? यहाँ से छोटा सा, छोटा सा दिखता है, दूर बहुत है। इस वजह से उसकी लाइट को बहुत सारे एटमॉस्फेयर्स को क्रॉस करना है और इसलिए वो लाइट बहुत बार रिफ्रैक्ट होगी अपनी जगह से, डेविएट होगी अपनी जगह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्ट करेगी बार बार। लेकिन मून जो है वो पास में ही है और उसका साइज हमें बड़ा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो इस वजह से उसकी लाइट डेविएट भी हो जाए ना तो हमें उतना समझ नहीं आता। समझ में आ गया? उसकी लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह चली भी जाए तो उसका साइज इतना बड़ा दिखता है हमें कि हमें समझ नहीं आता कि वो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। लेकिन स्टार चूंकि बहुत दूर है तो वो उसकी लाइट हमें रिफ्रैक्ट होते आसानी से दिख जाती है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई स्टार्स रिफ्रैक्ट वाइल मून डज नॉट रिफ्रैक्ट, या फिर सॉरी रिफ्रैक्ट नहीं, वाई स्टार्स ट्विंकल बट नॉट मून, ठीक है ना। तो मून क्यों नहीं ट्विंकल करता? दो रीज़न है। सबसे पहले तो वो हमें कैसा दिखता है? साइज में बड़ा। ये नहीं बोलना साइज में बड़ा होता है, साइज में बड़ा दिखता है। क्योंकि दूसरा रीज़न क्या है? क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है उसकी? कम, पास में हमसे। तो वो रिफ्रैक्ट हो भी जाए तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन स्टार्स इतने दूर हैं और हमें कैसे दिख रहे हैं? बहुत ज़्यादा छोटे। तो उनको अलग अलग एटमॉस्फेयर से उनकी लाइट आ रही है तो हमें वो अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं, जिस वजह से हमें कैसा भ्रम होता है कि वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल। ठीक है, अगला एक ये आता है, इसको हम बोलते हैं एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ध्यान से समझो ये क्या है। तुम यहाँ खड़े हो, सूरज कहाँ डूबता या उगता है? तुम्हारे सामने या तुम्हारे ऊपर? सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने दिखता है। मान लो सूरज उग रहा है, ठीक है ना, सनराइज हो रहा है। जब सनराइज होता है तो मान लो एक्चुअल सन यहाँ पर है, ठीक है ना, ये तुम्हारा होराइजन है, ठीक है ना। होराइजन जानते हो? क्षितिज बोलते हैं जिसको, यानी प्लेन धरती, ठीक है ना, होराइजन। अब तुम देख रहे हो कि सामने तुम्हें होराइजन से सूरज उठता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सूरज नीचे है। सन कहाँ है? होराइजन के नीचे, ठीक है। मान लो तुम किसी छत से देख रहे हो दूर किसी मैदान में, या फिर तुम किसी समुद्र में देख रहे हो, तो जो होराइजन तुम्हें दिख रहा है ना, वहाँ से सन एक्चुअली में नीचे है। लेकिन तुम देखो क्या हुआ, ये सन की रोशनी थी, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आई
ये मान लो एटमॉस्फेयर है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आई वो अपनी जगह से रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई यानी उसने अपने वो उसको क्या कर लिया, पाथ को क्या कर लिया, चेंज। तो यहाँ से लाइट आई और इधर चली गई, और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर सन है सामने, क्योंकि तुम्हें लग रहा है सनलाइट तो यहाँ से आ रही है, तो सन बिल्कुल सामने है। तो यहाँ जो तुम्हें पोजीशन दिख रही है उसको एपेरेंट पोजीशन बोलते हैं, या एपेरेंट सन यानी नकली सन। तो शुरू के 2 मिनट जब सनराइज में तुम्हें जो दिखता है ना वो नकली सन होता है, क्योंकि वो होराइजन के नीचे है, बस उसकी लाइट वहाँ पर टकरा के रिफ्रैक्ट होके आ गई या फिर डेविएट होके आ गई। ठीक जैसा यहाँ पर स्टार यहाँ था, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया तो तुम्हें लगा कि ये स्टार बिल्कुल सामने है, इसको हम बोलते हैं एपेरेंट स्टार, नकली स्टार। यहाँ पर भी सन जब नीचे होता है होराइजन के तो उसकी सिर्फ लाइट आती है 2 मिनट के लिए, और हमें लगता है कि सन बिल्कुल सामने है, उसको हम कैसा सन बोलते हैं, एपेरेंट सन, ठीक है ना, एपेरेंट सन। और एक्चुअल सन नीचे होता है। सेम सनसेट में होता है। सनसेट में क्या हुआ, सूरज डूब चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो लाइट है वो तुम तक पड़ रही है, यानी तुम जो है नकली सन देख रहे हो 2 मिनट तक, बाद में वो नकली सन नीचे डूबेगा। तो एडवांस्ड सनराइज एडवांस यानी क्या होता है, पहले, जल्दी हो जाना। तो तुम्हें 2 मिनट के लिए नकली सन, एपरेंट पोजीशन दिखती है सन की, यानी जल्दी सनराइज हो जाता है 2 मिनट पहले। और डिलेड सनसेट, डिले का मतलब क्या होता है, बाद में है, देरी से, यानी सूरज डूब चुका है लेकिन 2 मिनट तक और दिखता है तुम्हें सूरज, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया ना, धोखा होता है, ठीक है। या कुल मिला के ये कह सकते हो कि तुम टाइम में आगे या पीछे देख रहे हो। तुम सोच सकते हो सूरज 2 मिनट बाद आएगा लेकिन तुम्हें दिखने लगा, या सूरज डूब चुका है लेकिन तुम्हें अभी भी दिख रहा है। सुबह सुबह तुम फ्यूचर में देख लेते हो, समझ रहे हो ना, लेकिन शाम को तुम किस में देखते हो, पास्ट में। अब आता है अगला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हमें दिन में आसमान जो है ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ठीक है ना, और शाम को कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का, येलो ऑरेंज रेड कलर का। बिल्कुल जब डीपली हम देखेंगे, बिल्कुल शाम होने वाली, बिल्कुल डूब चुका है सूरज, तो रेड कलर का हो जाता है। तो ऐसा होता है कि बिल्कुल दोपहर में ब्लू कलर का होगा, जैसे जैसे सूरज डूबेगा येलो ऑरेंज रेड, ऐसा होता है ना। ब्लू, ग्रीन तो नहीं होता क्योंकि ग्रीन के लिए हमारी आईज उतनी ज़्यादा कंपेटिबल नहीं होती। ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा दिखता है हमें। क्यों दिखता है, ध्यान से समझो। यहाँ पर एक फिनोमेना आता है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग यानी फैल जाना। तुमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था 9th क्लास में। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स का साइज जब बड़ा होने लगता है ना, तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर होने लगती है, यानी फैलने लगती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल था, तुमने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया या फिर कोई भी तुमने सस्पेंशन लिया, पानी लिया, उसमें फ्लोर आटा मिला दिया, पानी लिया उसमें रेत मिला दी, उसमें मिट्टी विट्टी डाल दी, तो इससे क्या होगा कि पूरा सॉल्यूशन, पूरा जो है सस्पेंशन बन जाएगा। और जब तुम उसमें लाइट मारोगे ना तो तुम्हें लाइट का पाथ प्रॉपर दिखाई देगा। क्यों लाइट का पाथ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टिकल का साइज कैसा है, लार्ज, बड़ा पार्टिकल साइज है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जा रही है, स्कैटर हो जा रही है, फैल जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हें उसका पाथ दिख रहा है। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे ही वाइट लाइट एटमॉस्फेयर में आती है, सूरज बिल्कुल सिर पे होता है हमारे दोपहर में, यानी उससे हमारी डिस्टेंस कम होती है या ज़्यादा, इमेजिन करो, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है सुबह दोपहर में, और ये सन है शाम को। यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है या यहाँ से? सन टेढ़ा कब होता है, जब वो डूबने लगता है या चढ़ रहा होता है। मैं दोपहर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल दोपहर की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर होता है तो उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, समझ में आ गया। जब सन ऊपर होता है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। होता क्या है उस समय कि जैसी ही वाइट लाइट आती है तो कम वेवलेंथ वाली रोशनी, कम वेवलेंथ वाला कलर, कम वेवलेंथ वाली लाइट चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि एयर में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स। जैसे इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट थे ना, एयर में भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स। तो जैसे ही लाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो एयर के पार्टिकल्स उसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अब कौन से पार्टिकल्स, कौन सी लाइट ज़्यादा आसानी से फैल सकती है, जिसका वेवलेंथ क्या हो, कम। यही हमने देखा था ना
जितना कम वेवलेंथ होता है उतना ज़्यादा डेविएट हो जाती है। ठीक वैसे ही जितना कम वेवलेंथ होता है उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, यानी फैल जाती है। तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा फैलता है? ब्लू कलर, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है? कम। तो एयर पार्टिकल्स की वजह से ब्लू कलर जो है वो फैल जाता है पूरे में, जिससे स्काई कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का। हाँ, वॉयलेट के लिए हमारी आंखों में रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। हमारी आईज में ना कोन्स नाम के सेल्स होते हैं या रिसेप्टर होते हैं, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर्स के लिए होते हैं। ब्लू कलर के लिए होते हैं, वॉयलेट कलर के लिए नहीं होते। समझ में आ गया? वॉयलेट कलर तुम्हें ज़्यादा आसानी से नहीं दिखता। तुम इमेजिन करो, तुमने एक कमरे में अंधेरा किया, एक जगह रेड कलर की रोशनी जलाई और उसके जस्ट थोड़ा सा दूर वॉयलेट कलर की रोशनी जलाई, कौन सा कलर दिखेगा तुम्हें? रेड कलर दिखेगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा, इसलिए दूर तक दिखता है वो। इसलिए जितने भी खतरे वाले सिग्नल होते हैं कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के। समझ में आ गया? क्योंकि वो दूर तक जाता है कलर। वॉयलेट कलर ज़्यादा दूर तक तुम नहीं देख पाओगे, ब्लू कलर ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाओगे। समझ में आ गया? नाउ, कम वेवलेंथ होने की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सा कलर फैल जाता है? ब्लू कलर। इसलिए तुम्हें दिन में ब्लू कलर का आसमान दिखता है। शाम को क्या होता है? ध्यान से समझो। शाम को जो सूरज है वो होराइजन में होता है, यानी उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। अब जैसे वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ब्लू कलर स्कैटर हो चुका है और वो पीछे छूट गया, क्योंकि वो स्कैटर हो चुका, दूर तक है। यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर पृथ्वी है। ब्लू कलर आते आते पूरा फैल चुका है एटमॉस्फेयर में। अब कौन सा कलर बचा? रेड कलर। तो जिस कलर की ज़्यादा वेवलेंथ हुई वो तुम्हारी आंखों तक पहुंच गया, इसलिए आसमान कौन से कलर का दिखता है? रेड कलर का। समझ में आ गया? एक्चुअल में जब तुम दिन में भी देख रहे हो ना, तो रेड कलर पहुंच रहा है तुम्हारी आंख में, लेकिन ज़्यादा कौन स्कैटर हो रहा है? ब्लू कलर। और ब्लू कलर दिख रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम उसको ट्रेवल करनी पड़ रही है। अब मान लो तुम यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ पर हो, बिल्कुल नीचे हो, तो ब्लू कलर इतना ज़्यादा स्कैटर हो जाता है कि वो पीछे छूट जाता है। तब कौन सी लाइट पहुंचती है तुम्हारे पास? रेड कलर। तो तुम्हें आसमान रेड कलर या येलो कलर का दिखता है। पर तुम जानते हो ना, सुबह सुबह ब्लू कलर दिखेगा, दोपहर में ब्लू कलर, शाम होते होते पहले कौन सा कलर आएगा? येलो, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। फिर और ये भी पीछे छूट जाएगा, फिर कौन सा कलर आएगा? ऑरेंज। फिर ये भी पीछे छूट जाएगा, फिर कौन सा कलर आएगा? रेड। फाइनली रेड कलर आएगा और उसके बाद कलर ही नहीं बचेगा, क्योंकि सूरज डूब गया। तो जब जीरो कलर है तो कौन सा कलर दिखेगा? ब्लैक कलर। ठीक है ना? क्योंकि अब सूरज जो है वो दूर, तुम अलग साइड में आ चुके हो सूरज से। ठीक है? कल चंद्र ग्रहण था, याद है? उसमें कौन सा कलर दिखा था? रेड कलर। अब समझो ये क्यों हुआ था। ठीक है? इसका भी एक फिनोमेना है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ क्यों रेड कलर दिखा। मान लो ये तुम्हारा सूरज है, ठीक है, ये तुम्हारा चंद्रमा है। जब सूर्य ग्रहण होता है, सॉरी चंद्र ग्रहण होता है, जब लूनर एक्लिप्स होता है, तो सूरज और मून के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, अर्थ आ जाती है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है? पृथ्वी आ गई। अब क्या होता है कि मान लो जब मून यहाँ था, मान लो मून यहाँ था, तो सन की रोशनी मून पर पड़ रही थी और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी। तो मून कौन से कलर का दिख रहा था? वाइट कलर का, क्योंकि सन से वाइट कलर की रोशनी गई, टकरा के आ गई। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो क्या हुआ कल ये हुआ कि बीच में कौन आ गई थी? पृथ्वी। पृथ्वी के आने की वजह से ये सन की जो रेज हैं, इसको किसके थ्रू होके जाना था? अर्थ के एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से होके जाना था। तो तुम मुझे बताओ, अगर एटमॉस्फेयर से होके जाना है तो कम वेवलेंथ की लाइट जा पाएगी या ज़्यादा वेवलेंथ की? ज़्यादा वेवलेंथ की। समझ में आ गया? जैसे शाम को होता है, शाम को हमारे एटमॉस्फेयर से सिर्फ ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट आ पाती है। कौन से कलर की? रेड कलर की। इसलिए आसमान कैसा दिखता है? रेड। तो जब सन की रोशनी को पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जाना पड़ा, तो कौन सी लाइट जा पाई? सिर्फ रेड कलर की लाइट। और वही रेड कलर की लाइट जब रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई तो मून कौन से कलर का दिखा? रेड कलर का। समझ में आ गया? अगर मून यहाँ होता या यहाँ होता तो डायरेक्ट सन की पूरी लाइट जाती और रिफ्लेक्ट होके आ जाती, तो वाइट कलर का दिखता। लेकिन वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके गई सन की लाइट, पूरे 7 कलर गए, लेकिन सिर्फ पहुंचा कौन मून तक? रेड कलर। क्योंकि रेड कलर का क्या ज़्यादा था? वेवलेंथ ज़्यादा था, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा और वही टकरा के आया। हाँ, मून ब्लैक क्यों दिखता है? अमावस्या में मून ब्लैक नहीं, ब्लैक कलर ही नहीं होता।
अमावस्या में क्या होता है कि मून का वो वाला फेज हमें दिखता है जहां पर सन की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी पूरी तरीके से अपन कह सकते हैं कि सन की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वो मून के 2 फेसेस होते हैं, पता है ना तुम्हें? मून नहीं घूमता, मून घूमता है, ठीक है ना, इसको ल्यूनार साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। अपनी एक्सिस में भी घूमता है, रोटेट भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है, और वो अर्थ के साथ रिवॉल्व होता है प्रॉपर। तुम्हें हमेशा मून का देखो, जैसे अर्थ है, ये मून है, तुम्हें हमेशा उसका एक ही साइड दिखेगा क्योंकि वो अर्थ के साथ रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। क्या होता है कि पूर्णिमा में क्या होता है कि मून जो रहता है ना बिल्कुल सामने होता है, तो तुम्हें कैसा कलर दिखता है उसका? पूरा फेस दिखता है, ये कह सकते हो उसका पूरा फेस दिखता है क्योंकि सन की पूरी रोशनी उस पर पड़ रही है। धीरे धीरे क्या होता है, मून का जो ओरिएंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ, हर 15 दिन में। तो वो क्या होता है कि वो ऐसे ओरिएंटेशन में जाने लगता है कि पूरी रोशनी नहीं पड़ रही है उस पर सन की, थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, तो ऐसा चंद्राकार जो कहते हैं उसको, है ना, हाफ मून, वैसा दिखने लगता है। धीरे धीरे गायब हो जाता है, तो अमावस्या हो जाती है क्योंकि अब बिल्कुल भी सन की लाइट नहीं पड़ रही है उस पर। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका ओरिएंटेशन ऐसा हो जाता है मून का कि वो धीरे धीरे और रोशनी पड़ने लगती है, तो वापस से हाफ मून और वापस से फुल मून, पूर्णिमा कहते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन ये एक्लिप्स अलग चीज़ है। एक्लिप्स में बिल्कुल सामने कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, जिस वजह से ऐसे कलर का हमें दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब हो जाता है, दिखता है कलर, लेकिन कौन से कलर का दिखता है? रेड कलर का, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म, सारे फिनोमेना हो गए। एक बार फिर बता दूं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रेनबो फॉर्मेशन, स्कैटरिंग नहीं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर का क्यों दिखता है स्काई, यहाँ पर आ गया एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये हो गया टिंडल इफेक्ट। इतना ही है तुम्हारे में, रिटन वर्क दे दिया है, पढ़ लेना। ये सब अगर समझ गए तो वो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है।